हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित बाली है। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है राज और सच। राज और सच यूट्यूब चैनल के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने वीरांगना रानी कर्णावती के लाइफ पर एक वीडियो बनाया है। मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। अभी सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन ऐड कर देता हूं। अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। इतिहास की किताबों में अक्सर उन बादशाहों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं जिन्होंने साम्राज्यों का विस्तार किया, मीनारें बनवाईं और तख्त ताउस पर बैठकर दुनिया पर हुकूमत की। लेकिन इतिहास के पन्नों के बीच स्याही और खून से लिखी एक ऐसी कहानी भी दबी है जो दिल्ली के तख्त को थर्रा देने की ताकत रखती थी। ये कहानी किसी बादशाह की नहीं, बल्कि पहाड़ों की गोद में रहने वाली एक विधवा रानी की है। एक ऐसी रानी जिसने उस समय की सबसे बड़ी शक्ति मुगल सल्तनत को एक ऐसी चोट दी जो किसी घाव से ज्यादा गहरी और किसी मौत से ज्यादा अपमानजनक थी। कल्पना कीजिए 1640 ईस्वी की, जहां मुगल बादशाह शाहजहां को दुनिया का बादशाह कहा जाता था। वे अपने दरबार में बैठा है। फिर उसे खबर मिलती है कि उसकी भेजी हुई 30,000 की विशाल सेना वापस लौट रही है। लेकिन जब सैनिक दरबार में दाखिल होते हैं तो सन्नाटा पसर जाता है। न कोई विजय का जश्न, न कोई लूट का माल। जो सिपाही वापस लौटे हैं वे सिर झुकाए खड़े हैं, और जब वे अपने चेहरे ऊपर उठाते हैं तो दरबार में मौजूद हर शख्स की रूह कांप जाती है। उन सबके चेहरों से उनकी नाक नदारद थी। यह केवल शरीर के एक अंग का कटना नहीं था, यह मुगल साम्राज्य के उस गुरूर का कटना था जिसे लगता था कि हिमालय के पत्थर भी उनके घोड़ों की टापों के आगे झुक जाएंगे। यह दुस्साहस किया था गढ़वाल की संरक्षिका रानी कर्णावती ने, जिन्हें आज दुनिया नाक काटी रानी के नाम से जानती है। आज के इस वीडियो में हम उसी वीरांगना के जीवन को अच्छे से समझेंगे। हम केवल सतह पर तैरती कहानियों को नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक तथ्यों, रणनीतिक दांव पेच और मनोवैज्ञानिक युद्ध को समझेंगे जिसने एक रानी को महाकाली का रूप दे दिया। तो स्टार्ट करते हैं इतिहास के अनसुने कहानी में से एक, नाक काटी रानी कर्णावती की कहानी को। लेकिन रानी कर्णावती की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को समझना होगा जिसमें यह घटना घटी। 17वीं शताब्दी का मध्य भारत मुगल शक्ति का केंद्र था, लेकिन हिमालय की तलहटी में एक अलग ही दुनिया बसती थी। सन 1628 से 1658 तक का समय शाहजहां के शासनकाल का था। यह वह दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी कला, संस्कृति और सैन्य शक्ति के चरम पर था। दक्षिण में दक्कन की सल्तनतों से लेकर उत्तर पश्चिम में काबुल, कंधार तक मुगल सेना का परचम लहरा रहा था। शाहजहां की विस्तारवादी नीति का मुख्य उद्देश्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक केंद्रीय सत्ता के अधीन लाना था। मैदानी इलाकों में मुगल घुड़सवारों का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उनकी तोपें, जिनमें भारी भरकम झांकुशा जैसी तोपें शामिल थीं, वह किलों की दीवारों को मिट्टी के ढेर में बदल देती थीं। दूसरी ओर हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बादलों की गोद में बसा था गढ़वाल। दिखने में शांत, लेकिन असल में एक ऐसा प्राकृतिक किला था जिसकी दीवारें खुद प्रकृति ने खड़ी की थीं। गढ़वाल, जिसका मतलब ही है किलों का देश। 52 मजबूत गढ़, चारों तरफ से सुरक्षा की तरह खड़े, और बीच में बहती वे नदियां, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, जो इतनी तेज रफ्तार से बहती थीं कि दुश्मन तो दूर, कभी कभी तो सूरज की रोशनी भी घाटियों तक नहीं पहुंच पाती थी। इन पहाड़ों में रहने वाले लोग भी उतने ही कठोर और सच्चे थे। मैदानी इलाकों की चालबाजियां उन्हें छू तक नहीं पाती थीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी आजादी, और उस आजादी की रक्षा में सदियों से खड़ा था पंवार यानी परमार वंश, जिसकी नींव कनकपाल ने रखी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गढ़वाल सिर्फ एक पहाड़ी राज्य नहीं था, यह मुगलों के लिए तिब्बत जाने वाले व्यापारिक रास्तों की कुंजी था। और ऊपर से सोने की खदानों की अफवाहों ने इस जगह को मुगलों की नजर में और भी कीमती बना दिया था। यानी गढ़वाल एक ऐसा पर्वतीय राज्य जिसे जीतना किसी भी साम्राज्य के लिए गर्व की बात थी, और चुनौती भी। सन 1640 के आसपास मैं यहाँ मुगल साम्राज्य और गढ़वाल के बीच का तुलना करके बता देता हूँ। जहाँ एक तरफ था विशाल मुगल साम्राज्य, संसाधनों से भरा, सेना से लबालब और अपनी ताकत के घमंड में डूबा हुआ, और दूसरी ओर पहाड़ों के बीच खड़ा छोटा सा राज्य गढ़वाल, जहां मुगल सेना में लाखों में फैली स्थायी फौज, भारी तोपें, लोहे से ढके घोड़े और मैदानों में लड़ने की महारत। वहीं गढ़वाल में सिर्फ 5 से 10,000 योद्धा, पर ये योद्धा पहाड़ों से जन्मे थे, हवा जितने तेज और चट्टानों जितने अडिग। कोई भारी हथियार नहीं,
पर छापामार टुकड़ियां, घात लगाकर हमले और ऊपर से गिरते पत्थरों का कहर, यही इनका असली हथियार था। आर्थिक ताकत में भी अंतर साफ था। जहां मुगल असीमित कृषि भूमि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सोने चांदी से भरी तिजोरियां और भारी कर वसूली, वहीं गढ़वाल सीमित खेती, थोड़ा सा तिब्बती व्यापार और जंगलों की संपदा, बस उतना ही जितना सर्वाइवल के लिए चाहिए। लेकिन असली जंग हथियारों और पैसों से नहीं लड़ी जाती है इच्छा शक्ति से। मुगल सैनिक वेतनभोगी थे, उन्हें लड़ाई में दिलचस्पी नहीं, बस वेतन या लूट की उम्मीद थी। और गढ़वाल हर सैनिक के दिल में सिर्फ एक बात थी, यह मातृभूमि है और इसकी रक्षा करो या मरो का प्रश्न है। एक तरफ साम्राज्य की भूख, दूसरी तरफ आजादी की जिद। और इतिहास गवाह है, बहुत बार छोटी पर दृढ़ इच्छा वाली ताकतें विशाल साम्राज्यों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं। तो आप समझ गए होंगे दोनों सेना के बीच कितना अंतर था। खैर, हम वापस आते हैं उनके बचपन की कहानी से। तो इतिहास के धुंधले पन्नों में रानी कर्णावती के जन्म की निश्चित तिथि और स्थान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन शोध और लोक गाथाओं का संगम हमें एक स्पष्ट चित्र प्रदान करता है। अधिकतर प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोतों और वंशावलियों के अनुसार रानी कर्णावती कांगड़ा, जो कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश है, उसके राजघराने से ताल्लुक रखती थीं। कांगड़ा के राजपूत अपनी वीरता और मुगलों के प्रति प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध थे। कांगड़ा के किले पर मुगलों के कई हमले हुए थे। जहांगीर के समय में कर्णावती ने बचपन से ही मुगल आक्रामकता की कहानियां सुनी थीं। उनके पिता और भाइयों ने उन्हें केवल गुड़ियों से खेलना नहीं, बल्कि तलवार चलाना और राजनीति की बारीकियों को समझना सिखाया था। पहाड़ी राज्यों की महिलाओं का जीवन मैदानी रानियों से भिन्न था। वे पर्दा प्रथा में कम विश्वास रखती थीं और शिकार, घुड़सवारी तथा प्रशासन में सक्रिय रहती थीं। कर्णावती का बचपन शिवालिक की पहाड़ियों में ब्यास नदी के किनारे बीता, जहां की कठोर प्रकृति ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया। किशोरावस्था में उनका विवाह गढ़वाल के राजा महीपति शाह के साथ हुआ। यह विवाह दो शक्तिशाली पर्वतीय राज्यों कांगड़ा और गढ़वाल के बीच एक राजनीतिक गठजोड़ भी था। जब कर्णावती डोली में बैठकर गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर, जो कि अब उत्तराखंड है, वहां आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ की चुनौतियां कांगड़ा से भी अधिक थीं। यहाँ के पहाड़ अधिक ऊंचे और नदियां अधिक उग्र थीं। रानी कर्णावती के चरित्र निर्माण में उनके पति राजा महीपति शाह, जिनका शासनकाल 1621 से 1631 ईस्वी तक रहा, उनका गहरा प्रभाव था। महीपति शाह गढ़वाल के इतिहास में सबसे प्रतापी और विवादास्पद राजाओं में से एक माने जाते हैं। इतिहासकार उन्हें गर्व भंजन यानी घमंड तोड़ने वाला कहते हैं। वे अत्यंत स्वाभिमानी थे। कहा जाता है कि महीपति शाह ने मुगल बादशाह शाहजहां के राज्याभिषेक में उपस्थित होने से इनकार कर दिया था। उस समय के प्रोटोकॉल के अनुसार अधीनस्थ राजाओं को नजराना भेजना होता था, लेकिन महीपति शाह ने न केवल नजराना रोका, बल्कि मुगल सीमाओं पर आक्रमण कर अपनी स्वतंत्रता का उद्घोष किया। उन्होंने तिब्बत के दापा क्षेत्र पर आक्रमण कर उसे गढ़वाल का करदाता राज्य बनाया। इससे गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार हुआ और राज्य का खजाना भरा। महीपति शाह के दरबार में रिखोला लोदी और माधो सिंह भंडारी जैसे महान सेनापति थे। रानी कर्णावती ने इन सेनापतियों से युद्ध की रणनीतियां सीखीं। उन्होंने देखा कि कैसे रिखोला लोदी ने दक्षिणी सीमाओं को सुरक्षित किया और कैसे माधो सिंह ने पश्चिमी मोर्चे पर डोगरा और मुगल हमलों को रोका। जब मैं रानी कर्णावती की कहानी में और गहराई तक उतर रहा था, तब एक शोध में एक ऐसा प्रसंग सामने आया जो जितना रोचक है उतना ही दुखद भी। कहानी जुड़ी है हरिद्वार के कुंभ मेले से। उसी पवित्र मेले में एक भयावह घटना घटी। महीपति शाह, जो उस समय गढ़वाल के राजा थे, उनके सैनिकों द्वारा अनजाने में नागा साधुओं की हत्या हो गई। यह घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह पाप थी। और उस युग में पाप का अर्थ था सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक बोझ, जिसे राजा अपने कंधों पर उठाए फिरते थे। महीपति शाह के भीतर यह अपराध बोध इतना गहरा उतर गया कि उन्होंने इससे मुक्त होने का एक ही मार्ग चुना, और वह था युद्ध में प्राण त्याग देना। युद्ध जो उनके लिए प्रायश्चित था और वीर गति जो उनके लिए मुक्ति। इसी संकल्प के साथ उन्होंने कुमाऊं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और सन 1631 ईस्वी में रणभूमि के बीच अपनी तलवार, अपने धर्म और अपने प्रायश्चित का वचन निभाते हुए महीपति शाह वीर गति को प्राप्त हुए। यह घटना न सिर्फ गढ़वाल के इतिहास को मोड़ देती है, बल्कि रानी कर्णावती के जीवन में भी एक नया अध्याय खोलती है, जिसकी गूंज आगे चलकर पूरे हिमालय में सुनाई देती है। खैर, राजा की मृत्यु के साथ ही गढ़वाल 3 राज्य पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा। 1631 ईस्वी में राजा महीपति शाह की चिता सज चुकी थी। रानियों का सती होना उस समय की मर्यादा मानी जाती थी, लेकिन कर्णावती के सामने एक द्वंद्व था। उनका पुत्र
पृथ्वीपति शाह मात्र 7 वर्ष का था। राज्य के चारों ओर शत्रुघात लगाए बैठे थे। दक्षिण में मुगल, पूर्व में कुमाऊं के चंद राजा और पश्चिम में सिरमौर के शासक। तभी रानी कर्णावती ने सती होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पति का शरीर नश्वर था जो चला गया, लेकिन उनकी आत्मा यह राज्य है। यदि मैं भी जल गई तो इस राज्य को कौन बचाएगा? जिससे दरबार के रूढ़िवादी मंत्रियों ने दबी जुबान में विरोध किया, लेकिन रानी के तेज और सेनापति माधो सिंह भंडारी के समर्थन ने सबको शांत कर दिया। फिर रानी ने राजमाता और संरक्षिका के रूप में सत्ता की बागडोर संभाली। सत्ता संभालते ही रानी को पता चला कि दरबार में कुछ लोग मुगलों और पड़ोसी राजाओं के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कठोर कदम उठाए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त किया, फिर नए सेना का पुनर्गठन किया और गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया, जिसे सुध बुद्ध लेने वाली प्रणाली कहा जाता था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में मुगल दरबार की नजर गढ़वाल पर गड़ी हुई थी। शाहजहां को यह बर्दाश्त नहीं था कि दिल्ली के इतना करीब एक हिंदू राज्य स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे और मुगल फरमानों की अवहेलना करे। कांगड़ा के मुगल फौजदार नजाबत खान ने शाहजहां के कान भरे। उसने कहा, जहां पनाह, गढ़वाल का शेर महिपति शाह मर चुका है। गद्दी पर एक दूध पीता बच्चा है और हुकूमत एक औरत चला रही है। यह सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद करने का सबसे सही वक्त है। नजाबत खान ने शाहजहां को आश्वासन दिया कि गढ़वाल की विजय मात्र एक सैर सपाटे जैसी होगी। उसे गढ़वाल की सोने की खदानों, जो वास्तव में बहुत सीमित थीं, का लालच भी था। शाहजहां ने नजाबत खान को गढ़वाल पर चढ़ाई करने की अनुमति दे दी। उसे 30,000 घुड़सवार और पैदल सैनिकों की एक विशाल सेना दी गई। यह सेना उस समय के किसी भी छोटे मोटे यूरोपीय देश की पूरी आबादी के बराबर थी। सेना के साथ हाथी, तोपखाने और रसद का विशाल भंडार था। फिर 1640 ईस्वी के आसपास नजाबत खान ने हरिद्वार के रास्ते गढ़वाल में प्रवेश किया। मुगल सेना की धमक से धरती कांप रही थी। धूल के गुब्बार ने सूरज को ढक लिया था। नजाबत खान हाथी पर सवार होकर बड़े गर्व से आगे बढ़ रहा था। उसकी योजना थी कि वह गंगा नदी के किनारे किनारे राजधानी श्रीनगर तक सीधा मार्च करेगा और रानी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देगा। इधर श्रीनगर में रानी कर्णावती को जासूसों ने मुगल सेना के आकार की खबर दी। रानी जानती थी कि खुले मैदान में या सीमा पर मुगलों से लड़ना आत्महत्या होगी। 5,000 पहाड़ी सैनिक 30,000 मुगलों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए रानी ने वह किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने पहले अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। उन्होंने मुगल सेना को बिना किसी प्रतिरोध के गढ़वाल के भीतर आने दिया। मुगल सेना के रास्ते में आने वाले सभी गांवों को खाली करवा दिया गया। अनाज, पशु और कीमती सामान छिपा दिए गए। नजाबत खान इसे रानी की कमजोरी समझा। वह लक्ष्मण झूला, ब्यास घाट और देवप्रयाग की ओर बढ़ता गया। मुगल सैनिक हंसते हुए कह रहे थे, देखो, पहाड़ी चूहे अपने बिलों में छिप रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि वे एक खुले मुंह वाले जाल में घुस रहे हैं। जब मुगल सेना पहाड़ों में लगभग 60 से 70 मील अंदर तक घुस गई और एक बेहद संकरी घाटी, संभवतः वर्तमान ब्यास घाट या उसके आगे का क्षेत्र में पहुंच गई, तब रानी ने अपना पासा फेंका। घाटी के दूसरे छोर पर, जहां रास्ता और संकरा हो जाता था, गढ़वाली सैनिकों ने विशाल पेड़ काटकर और चट्टानें गिराकर रास्ता बंद कर दिया। जिस रास्ते से मुगल आए थे, वहां के पुलों, जो रस्सियों और लकड़ियों के बने थे, उसको काट दिया गया। रातों रात पीछे के रास्तों पर गढ़वाली छापामारों ने कब्जा कर लिया। हरिद्वार से आने वाली रसद सप्लाई लाइन को पूरी तरह काट दिया गया। इससे हुआ ये कि मुगल सेना अब एक पिंजरे में थी। एक तरफ उफनती गंगा, दो तरफ खड़ी चट्टानें और आगे पीछे मौत। पहले कुछ दिन मुगल सेना अपने साथ लाए राशन पर जिंदा रही, लेकिन जल्द ही वह खत्म हो गया। स्थानीय गांवों में उन्हें एक दाना अनाज तक नहीं मिला। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि सैनिकों ने अपने घोड़ों को काटकर खाना शुरू कर दिया। जब घोड़े भी खत्म हो गए तो वे पेड़ों की छाल और जड़ी बूटियां उबालकर पीने लगे। पहाड़ी हैजा और ठंड ने बची खुची कसर पूरी कर दी। वहीं ऊपर पहाड़ियों की चोटियों पर छिपे गढ़वाली सैनिक पत्थरों और तीरों की वर्षा करते। मुगल तोपें ऊपर की ओर फायर करने में असमर्थ थीं। उनका बारूद नमी से खराब हो रहा था। रात होते ही जंगलों से डरावनी आवाजें आती और सुबह होते ही कई मुगल संतरी मृत पाए जाते। जैसे जैसे समय बीत रहा था, घमंड में चूर नजाबत खान अब गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया। उसने रानी के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। उसने लिखा, हमें जाने दो, हम कभी वापस नहीं आएंगे। मैं कुरान की कसम खाता हूँ। रानी कर्णावती जानती थीं कि यदि इन सैनिकों को मार दिया गया तो शाहजहां बदले की आग में दूसरी और बड़ी सेना भेजेगा, और यदि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वे फिर लौटेंगे। इसलिए उन्हें ऐसा फैसला लेना था जो सिर्फ जीत नहीं
बल्कि चेतावनी बनकर आने वाली पीढ़ियों की रगों में उतर जाए। ऊंची चट्टान पर बैठे हुए रानी की नजरें उन निहत्थे मुगल सैनिकों और नजाबत खान पर जमी थीं, जो हजारों की संख्या में सामने खड़े थे। और तभी उन्होंने वह आदेश सुनाया जिसने पूरे हिमालय को सन्न कर दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, इन सभी को जीवन दान मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर, इन्हें अपनी नाक यहीं छोड़नी होगी। और जहां भारतीय संस्कृति में नाक सम्मान का प्रतीक है, वहीं रानी कर्णावती ने उसी नाक को सचमुच काटकर मुगल सल्तनत की प्रतिष्ठा तार तार कर दी। और उसी दिन इतिहास ने उन्हें नखभूषण रानी के नाम से अमर कर दिया। फिर गढ़वाली सैनिकों ने अपने खुखरी और तलवारें निकाली और एक एक करके मुगल सैनिकों को लाया गया और उनकी नाक काट दी गई। नजाबत खान, जो एक विजेता बनने आया था, सबसे पहले अपनी नाक गंवा बैठा। यह दृश्य वीभत्स था, लेकिन यह युद्ध का क्रूर सत्य भी था। हजारों सैनिकों को बिना नाक के, खून से लथपथ चेहरों के साथ वापस दिल्ली की ओर भेजा गया। इसका स्रोत मैं बता देता हूं तो निकोलो मानुची, जो एक वेनेसियाई यात्री था और मुगल दरबार में रहा, उसने अपनी पुस्तक स्टोरिया डू मोगोर में इस घटना की पुष्टि की है। वह लिखता है कि इस घटना के बाद रानी को नाक काटी रानी कहा जाने लगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यह पुस्तक पढ़ सकते हैं। खैर, जब ये सैनिक दिल्ली दरबार पहुंचे तो दृश्य देखने लायक था। शाहजहां के लिए यह अपमान असहनीय था। उसने नजाबत खान को, जो शर्मिंदगी से वैसे ही मरा जा रहा था, दरबार से अपमानित करके निकाल दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार उसे जहर खाने पर मजबूर किया गया। इस घटना का खौफ इतना गहरा था कि अगले कई सालों तक मुगलों ने गढ़वाल की तरफ सीधे चढ़ाई नहीं की। बाद में 1654-55 में शाहजहां ने खलीलुल्लाह खान के नेतृत्व में एक और सेना भेजी, लेकिन तब भी वे केवल तराई के कुछ इलाकों, जैसे कि दून घाटी, तक ही सीमित रह पाए। पहाड़ों को नहीं जीत सके। रानी की विरासत का असर उनके बेटे पृथ्वीपति शाह पर भी पड़ा। जब औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हराया तो दारा का बेटा सुलेमान शिकोह जान बचाने के लिए गढ़वाल आया। रानी कर्णावती के संस्कारों से प्रेरित होकर पृथ्वीपति शाह ने औरंगजेब की धमकियों के बावजूद अपने शरणागत को सौंपने से इनकार कर दिया। यह रानी द्वारा स्थापित निडरता की परंपरा थी। युद्ध के धुएं के परे रानी कर्णावती एक दूरदर्शी निर्माता भी थीं। उनका योगदान केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था। देहरादून घाटी में पानी की कमी को देखते हुए रानी ने रिस्पना नदी से एक नहर निकलवाई, जो राजपुर नहर के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय बिना आधुनिक उपकरणों के गुरुत्वाकर्षण का सही उपयोग करके पानी को मीलों दूर तक ले जाना एक अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। इसी नहर के पानी ने देहरादून को उसकी प्रसिद्ध बासमती चावल की खेती के योग्य बनाया। आज भी देहरादून के बासमती की खुशबू में रानी के परिश्रम की महक है। फिर उन्होंने देहरादून में नवादा नामक स्थान को अपनी उपराजधानी के रूप में बसाया। करणपुर गांव, जो आज देहरादून का एक प्रमुख हिस्सा है, उन्हीं के नाम पर बसाया गया था। उन्होंने कई मंदिरों और धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार भी करवाया। रानी कर्णावती एक कठोर शासक होने के साथ साथ एक समर्पित मां और धर्मपरायण महिला थीं। कहा जाता है कि वे गुरु राम राय, जो कि सिख गुरु हर राय के पुत्र थे, उनकी भी संरक्षक थीं और उनका बहुत सम्मान करती थीं जब वे देहरादून आए थे। जैसे जैसे पृथ्वीपति शाह बड़े हुए और राजकाज संभालने लायक हुए, रानी धीरे धीरे सत्ता से दूर होती गईं। एक आदर्श वानप्रस्थ की तरह उन्होंने अपना अंतिम समय ईश्वर की आराधना में बिताया। उनकी मृत्यु की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने एक संतुष्ट और गौरवपूर्ण जीवन जिया, यह जानते हुए कि उनका राज्य सुरक्षित हाथों में है। आज 21वीं सदी में रानी कर्णावती की प्रासंगिकता सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान में भी गूंजती है। देहरादून के नवादा क्षेत्र में उनका महल, जो अब खंडहर बन चुका है, और उनके द्वारा बनवाई गई बावड़ी आज भी खड़ी है। और भारतीय पुरातत्व विभाग तथा स्थानीय इतिहासकार इन धरोहरों को संरक्षित करने की मांग करते रहते हैं। गढ़वाल की लोक संस्कृति में पंवाड़ों के माध्यम से नाक काटी रानी की गाथा आज भी उसी गर्व, उसी जोश के साथ गाई जाती है जैसे सदियों पहले। हाल के वर्षों में राजनीतिक और सांस्कृतिक समूहों ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर रानी कर्णावती एयरपोर्ट रखने की मांग भी उठाई है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस रानी को याद रखें जिसने पर्वतों की गोद में बैठकर मुगल शक्ति को चुनौती दी थी। और सबसे रोचक बात यह है कि आधुनिक शोध अब उन्हें सिर्फ नाक काटने वाली रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक जल संरक्षक, नहर बनाने वाली दूरदर्शी शासक और एक समझदार कूटनीतिक रणनीतिकार के रूप में देख रहा है, जो बताता है कि रानी कर्णावती का प्रभाव आज भी उतना ही जीवित है जितना 400 साल पहले था। इतिहास गवाह है कि तलवारें लोहे की होती हैं,
लेकिन उन्हें चलाने वाले हाथ हौसलों के बने होते हैं। सही बात रानी है। कर्णावती ने साबित कर दिया कि एक औरत जब अपनी मातृभूमि की रक्षा पर उतरती है तो वह दुर्गा भी बन सकती है सही और बात है। काली भी। उन्होंने सही बात मुगल है। सल्तनत को वह घाव दिया जिसकी टीस सदियों तक दिल्ली के तख्त को महसूस होती रही। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुश्मन कितना भी विशाल क्यों ना हो, अगर रणनीति सही हो और इरादे फौलादी हों तो उसकी नाक काटी जा सकती है। आज जब आप देहरादून की नहरों को देखें या गढ़वाल की पहाड़ियों को निहारें तो याद रखिएगा, यह उस वीरांगना की सांसों से आबाद है जिन्होंने झुकना नहीं, काटना चुना। दोस्तों, अब आपकी बारी है उस कहानी को पूरा करने की जिसे रानी कर्णावती ने अपने खून और हिम्मत से लिखा था। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी अपने घर परिवार से, अपने बुजुर्गों से या गढ़वाल की हवा में उड़ती किसी लोक गाथा में इस वीरांगना का नाम सुना था, या आज पहली बार आपको एहसास हुआ कि हमारे इतिहास ने ऐसी महान रानियों को कितनी बेरहमी से छुपा दिया। अगर आप देहरादून या गढ़वाल से हैं तो बताइए, क्या आपने कभी उनकी नहरें या महल के खंडहर देखे हैं? क्योंकि आपकी एक लाइन, आपका एक कमेंट उसी आवाज को फिर से जगा देता है जिसे सदियों से दबाने की कोशिश की गई। और हाँ, अगर आज की कहानी ने आपकी रगों में गर्व की आग जलाई है तो अगली कहानी आपको और भी हैरान कर देगी। रानी अम्बक्का छोटा की, वो समुद्र की महारथी जिसने पुर्तगालियों को उसी पानी में डुबो दिया जहां वे खुद को समंदर का बादशाह समझते थे। इसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करो। बाकी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले संडे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अभी मैं अपना रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। वीरांगना रानी कर्णावती की स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है। मैं वीरांगना रानी कर्णावती को सैल्यूट करता हूं। वीरांगना रानी कर्णावती के बारे में हमारे स्कूल की हिस्ट्री की किताबों में इन डिटेल पढ़ाया जाना चाहिए और हमारे देश के जितने भी महान वॉरियर्स हैं उन सब के बारे में भी इन डिटेल हमारे स्कूल की हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, सोनी लिव, ZEE5, जियो हॉटस्टार, इन सब में से किसी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक नया शो स्टार्ट होना चाहिए। शो का नाम होना चाहिए स्टोरीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंडियन वॉरियर्स। इस शो में हर दिन एक महान वॉरियर की स्टोरी एज अ एपिसोड अपलोड होनी चाहिए। जब हमारे देश के युवा और हमारे देश के बाकी लोग हमारे देश के महान वॉरियर्स के बारे में पढ़ेंगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म में स्टोरीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंडियन वॉरियर्स के एपिसोड देखेंगे, तब उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी अलग अलग फील्ड्स में हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं और उनमें देशभक्ति बढ़ेगी और उन्हें पता चलेगा हमारे देश के रियल हीरोज कौन है और उन्हें पता चलेगा कि हमारे देश को कितने सैक्रिफाइसेस के बाद आजादी मिली है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वीरांगना रानी कर्णावती के लाइफ से हमें क्या लाइफ लेसन मिलते हैं। हमें जो सबसे पहला लाइफ लेसन मिलता है वो ये है कि अगर हमारे अंदर जिद, जुनून, विल पावर, करेज और डिटर्मिनेशन होगी तो हम अपना कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। दूसरा लाइफ लेसन जो हमें मिलता है वो ये है कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लान्स और स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए। जब हम प्रॉपर प्लान्स और स्ट्रेटेजीज बनाएंगे तब हम अपना गोल डेफिनेटली अचीव करेंगे। थर्ड लाइफ लेसन जो हमें मिलता है वो ये है कि जब हम अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे तो सेटबैक्स तो आएंगे ही। हमें सेटबैक से घबराना नहीं है, हमें सेटबैक से बाउंस बैक करना है। हम सेटबैक से बाउंस बैक कैसे करेंगे? हम सेटबैक से बाउंस बैक करेंगे बाय मेकिंग प्रॉपर प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज, और हम सेटबैक से बाउंस बैक करेंगे अपने विल पावर, करेज और डिटर्मिनेशन से। जब हम सेटबैक से बाउंस बैक करेंगे तब हम अपना गोल डेफिनेटली अचीव करेंगे। मैंने इस वीडियो की ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां जाना। आप सबसे पहले ये वीडियो देखना और आप राज और सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और आप ये वीडियो देख के इस वीडियो के व्यूज भी बढ़ाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये वीडियो लाइक और शेयर कर देना। मैं चाहता हूं आप मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सो दैट वीरांगना रानी कर्णावती की स्टोरी पूरी दुनिया को पता चले। अभी मैं अपना वीडियो एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।
Thank you so much for watching this video.